हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। ये पॉलिसी 1991 में आई थी। उस टाइम पे जो मनमोहन सिंह थे वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए जिसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से पहले हमारी कंट्री पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन या पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी होती थी, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद पब्लिक सेक्टर की जो डोमिनेशन है वो कम होती रही और टिल नाउ लगातार कम होती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुल इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ 1990s। अब ध्यान से समझिए, क्राइसिस ऑफ 1990s में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे। क्या क्राइसिस आ गए थे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों आई। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए क्यों थी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों चाहिए थे, इसके लिए कुछ रीजंस मैंने लिखे हैं जो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला, ह्यूज फिस्कल डेफिसिट। ह्यूज फिस्कल डेफिसिट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है और गवर्नमेंट की जो आमदनी है वो बहुत कम हो चुकी है। तो इसमें कुछ डाटा वगैरह शेयर करना चाहता हूँ आपसे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इट्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो ज़्यादा था और जो गवर्नमेंट की आमदनी थी वो बहुत कम थी। इन ऑर्डर टू फिल दिस गैप, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर बोरिंग। खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कर्जे लेने शुरू कर दिए, बोरिंग्स लेनी शुरू कर दी। 1981-82 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो था 5.4% ऑफ जीडीपी। जितना भी हमारी कंट्री में जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर आपको जीडीपी के बारे में नहीं पता तो मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा नेशनल इनकम का टॉपिक कीजिए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो 1981-82 में जितना भी हमारे कंट्री की जीडीपी थी उसका 5.4% जो है वो नुकसान में चल रहा था, ठीक है, जो कि बढ़ के 8.4% हो गया 1991 में। तो हमारा जो घाटा था, खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम, जो लॉसेस थे जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो लगातार बढ़ता जा रहा था और हमारी कंट्री डेट ट्रैप में फंस गई थी। डेट मतलब कर्जा, ट्रैप मतलब कर्जे के जाल में फंसना। मतलब एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा, दूसरे कर्जे को उतारने के लिए तीसरा कर्जा, इस टाइप की सिचुएशन में फंस गई थी। तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो हर सिचुएशन में बैड माना जाता है। क्यों? इट शोज पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। अगर किसी भी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है, फिस्कल डेफिसिट है, ये शो करता है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी पुअर फाइनेंशियल हेल्थ में चल रही है, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। इट ट्रिगर्स इन्फ्लेशन। जब भी गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है और आमदनी कम होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? कर्जा लेती है, कर्जा लेके इकोनॉमी में खर्चा करती है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है। इट लोअर्स द फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, IBRD एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब भी कोई भी कंट्री लगातार कर्जे पे कर्जा लेती है और उसके जो खर्चे हैं वो निकल नहीं रहे अपनी आमदनी से, मतलब सरकार जो इकट्ठा कर रही है टैक्स और अदर रिसोर्सेज से इनकम, उससे खर्चा पूरा नहीं हो रहा और खर्चा उससे भी ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है? जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका भरोसा उठ जाता है, ठीक है, वो रेटिंग्स देनी शुरू कर देते हैं कि ये कंट्री की रेटिंग ऐसे है वैसे है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन तो ये थी कि भाई हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा था गवर्नमेंट का और आमदनी बहुत कम थी। दूसरी सिचुएशन में आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, लेन देन है पैसे का, गुड्स एंड सर्विसेज का, और भी कई मूवमेंट्स होती हैं, उन सबको मिला के मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉपर समझना है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके समझ सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितना भी लेन देन है उसका हिसाब किताब। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन आ सकता है, पैसे का लेन देन आ सकता है, बोरोइंग्स का मतलब लेन देन आ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, FDI FII वगैरह होती हैं। तो उसके बाद क्या था? डेफिसिट। हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी घाटा पड़ रहा था। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस टोटल रिसीट्स, जो बाहर से आमदनी आ रही है या जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, इज लेस देन टोटल पेमेंट्स। बाहर से जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है,
टोटल रिसीट्स क्या हैं, जो बाहर से पैसे आ रहे हैं वो कम है और जो बाहर खर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हमारा जो डॉलर की जो वो थे रिजर्व्स वो लगातार गिरते जा रहे थे। तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा था। करंट अकाउंट क्या होता है ये भी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। करंट अकाउंट में हमें डेफिसिट हो रहा था 2214 करोड़ का 1980-81 में, जो कि बढ़ के 17,367 करोड़ हो गया था 1990-91 में। तो बोरिंग्स जो हमने की थी वो थी 12% ऑफ जीडीपी इन 1980-81, जो कि बढ़ के 23% ऑफ जीडीपी हो गई थी 1990-91। तो हमारा हालत जो थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी बहुत ख़राब थी और हम बाहर से कर्जे ले जा रहे थे बार बार अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए या उस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब ना होने के लिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि हमारे पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो लगातार गिरते जा रहे थे। तो फॉरेक्स रिजर्व्स फेल टू सच अ लो लेवल दैट दीज वर नॉट इनफ टू पे फॉर एन इम्पोर्ट बिल इवन फॉर 10 डेज। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बच रहे थे, जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसमें इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि हम लगातार 10 दिनों तक बाहर से इम्पोर्ट करवा सकें चीज़ों का। इन 1986-87 जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो थे 8151 करोड़, जो कि गिर के 1989-90 में 6252 करोड़ रह गए थे। तो हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लेट टू मोर्टगेज, इनको क्या करना पड़ा, अपना गिरवी रखना पड़ा, कंट्री का गोल्ड गिरवी रखना पड़ा विद वर्ल्ड बैंक टू डिस्चार्ज इट्स डेट ऑब्लिगेशंस। अपने डेट ऑब्लिगेशंस को, मतलब जो भी कर्जा लिया हुआ है उसको वापस करने के चक्कर में उनको, और फ्रेश कर्जा लेने के चक्कर में उनको अपना जितना कंट्री का गोल्ड है उसे गिरवी रखना पड़ गया वर्ल्ड बैंक के पास। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन्फ्लेशन होता है लगातार प्राइसेस का बढ़ना। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हमें ये बताता है कि प्राइसेस का लगातार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ना। तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इन्फ्लेशन वॉज कॉज्ड बाय बोरोइंग्स विच अकर ड्यू टू ह्यूज फिस्कल डेफिसिट। सरकार खर्चा अपना कम नहीं कर रही थी, खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करी जा रही थी और बाहर से कर्जा भी ली जा रही थी। बजट में तो पहले से ही नुकसान चल रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा मार्केट में पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मनी सप्लाई के बढ़ने से हमेशा क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो लिखा हुआ बोरिंग्स लेड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई विच कॉज इन्फ्लेशन। बोरिंग की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चा तो करना ही करना है, तो उसे मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से महंगाई आ गई। फिफ्थ पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, उन्होंने मतलब लॉसेस पे चल रही थी। तो गवर्नमेंट को उन्होंने कमा के तो क्या ही देना है, उल्टा गवर्नमेंट को उनकी तनख्वाहें देने के लिए खर्चे निकालने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर्स PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर एम टू रेज द ग्रोथ रेट, बट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फर्दर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द गवर्नमेंट। वो लाई गई थी ताकि वो मुल्क की तरक्की करें और कुछ हद तक तरक्की की भी, मगर एक लेवल के बाद जब गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी तो वो डेड वेट लॉस हो गया। डेड वेट लॉस मतलब सरकार उस पर सिर्फ खर्चा कर रही है और आमदनी नहीं कमा पा रही है। ठीक है, तो जब पब्लिक सेक्टर अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा तो फिर सरकार का उन लोगों, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ रखे हैं उन पे जो तनख्वाह देने पे खर्चा ज़्यादा है और वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी जो कमाई है वो बहुत कम है, इस वजह से काफ़ी लॉसेज झेलने पड़े। तो पुअर परफॉर्मेंस वाज ड्यू टू करप्शन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में करप्शन होती है, वो तो पूरे वर्ल्ड में ही है। लैक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर के साथ किसी का कंपटीशन भी नहीं था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो 1991 में लाई थी और हमारी इकॉनमी में काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे। किस टाइप के क्राइसिस चल रहे थे वो मैंने डिस्कस कर लिया आपको। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आएगी एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।